So hello everyone, today we are going to start with class 11 structure of atom, topic drawbacks of रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा ड्रॉबैक्स बताता हूँ इस मॉडल के। उसके बाद जो नया मॉडल है आपका वो है बोहर्स मॉडल, फिर वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ कमियाँ देखते हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं कि इस मॉडल में क्या कमियाँ रह गई। तो पहला, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ी हुई है। ठीक है, वो मैक्सवेल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब भी एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है कहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो घूम रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो अगर वो न्यूक्लियस की फील्ड में घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस एक एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब ऐसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के उसमें फील्ड में घूम रहा है तो उस टाइम पे वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो घूमते टाइम पे आपको पता है सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट पे आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड बट एज वेल एज डायरेक्शन। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से वी आर सेइंग दैट इट एक्सेलरेट्स। ठीक है, सो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो लगातार अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। अगर वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा तो वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो ऑर्बिट है वो छोटी होती रहेगी छोटी होती रहेगी छोटी होती रहेगी। ठीक है, एक तरह का क्या पाथ बनेगा वहाँ पे? स्पायरल पाथ बनेगा। स्पायरल पाथ आप लोगों को पता है ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, कैसे बनता है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक स्पायरल पाथ बना रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस छोटा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और अल्टीमेटली ये क्या गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसका तो मतलब यही हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरा दिया आपने तो एटम ही ख़त्म हो गया, एटम कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि ये होगा, बट ऐसा तो होता ही नहीं है एटम में। एटम कोलैप्स नहीं होता है, एटम ख़त्म नहीं होता है, एटम तो स्टेबल होता है। ठीक है, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। एटम इज स्टेबल। ठीक है, एटम स्टेबल होता है, बट रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बट रदरफोर्ड के पास कोई भी रीज़न नहीं था कि ऐसा क्यों ना हो, तो he was not able to give any specific explanation about this. So that's why that is the main drawback of Rutherford's model. ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट से रीड कर देता हूँ आपके लिए, then we can start with the next theory. So according to the Maxwell's electromagnetic theory, whenever a charged particle like electron is revolving in a field of force like that of nucleus, it accelerates. कौन accelerate होगा? इलेक्ट्रॉन, and loses energy in the form of electromagnetic radiations. Thus, the orbit of the revolving electron will keep on becoming smaller and smaller, following a spiral path, and ultimately falls inside the nucleus. In other words, atom should collapse, but actually it does not happen. Atoms are quite stable, so Rutherford was not able to explain the stability of an atom. So now we are going to start with the next theory or the model of an atom, that is the Bohr model of an atom. ठीक है, अब इसमें आपके पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको ये हल्का सा बता दूं कि बोहर मॉडल जो बोहर साइंटिस्ट ने दिया है, नील बोहर ने, तो उन्होंने कुछ भी नया नहीं बताया इसमें। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जो रदरफोर्ड मॉडल में सारी चीज़ें थी वो उन्होंने एज इट इज़ ले ली। बस उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि उन्होंने उस ड्रॉबैक को, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, उसको उन्होंने यहाँ पर ठीक किया। किस तरह से वो आप जानेंगे थ्योरी में, तो आपको बताते हैं एक तरह से इसके मेन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो देखिए ये पहला पॉइंट बिल्कुल आपका रदरफोर्ड मॉडल को ही मैच करता है।
कि न्यूक्लियस कहाँ है, स्मॉल है, हैवी है, कहाँ है, सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है। सो आउट ऑफ अ लार्ज, अब उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर ठीक की, ठीक है, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स रहेंगी आपकी, यानी आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये नहीं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, नहीं। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हैंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अराउंड तो बहुत सारी जगह है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उस जगह में कोई सी भी जगह में घूम सकता है, नहीं। उसकी ऑर्बिट फिक्स होगी, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, बस वो उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, अपनी फिक्स एनर्जी वाली ऑर्बिट में। इसीलिए इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाता है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ऑर्बिट स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर है फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी से, कि इस ऑर्बिट में जो है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। तो यानी सारी की सारी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट को आप एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। दूसरा, इनको आप स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए डायग्राम में जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस ले लिया है, और उसके जो बाहर हैं वो ऑर्बिट्स बना दी गई हैं। ठीक है। जो बोहर ने इनको जो नेमिंग किया इनका, वो के से स्टार्ट किया, कि जो पहली ऑर्बिट है उसको नाम दिया गया के, ठीक है, और उसका नंबर रखा गया 1। जो सेकंड ऑर्बिट है जो के बाद आती है वो है एल, ठीक है, एल के लिए नंबर रखा गया 2। उसके बाद एम आता है, एम के लिए नंबर रखा गया 3। फिर एम के बाद जस्ट लाइक आगे ऐसे ही ऑर्बिट्स चलती रहेंगी, एम के बाद एन, ठीक है, लाइक दैट। तो अब ये हैं वो ऑर्बिट्स, और ये इनकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है। अब ऑर्बिट्स को तो आपने फिक्स कर लिया, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, जो फिक्स ऑर्बिट्स हैं, इनके अलावा वो और कोई ऑर्बिट में और कोई और जगह नहीं जाएगा, वो इन्हीं ऑर्बिट्स में जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी स्टेट्स में घूम रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उसकी एनर्जी भी फिक्स हो गई, यानी क्वांटाइज्ड हो गई। क्वांटाइज्ड मतलब या तो ये वैल्यू होगी, अगर वो के में होगा तो ये वाली वैल्यू होगी जो के वाली ऑर्बिट की वैल्यू है, अगर अदरवाइज के के बाद वो सीधा जाएगा एल में। ठीक है। के और एल के बीच में खाली जगह है, वहाँ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व। ठीक है, वहाँ नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन के में घूमेगा या के बाद सीधा एल में, उनके बीच में नहीं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है। वैसे ही आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो वैसे ही आपका जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर वो भी क्वांटाइज्ड है। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो उस टाइम हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आता है जब कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही हो या सर्कुलर मोशन वो कर रही हो, तो उस टाइम जो मोमेंटम आप पढ़ते हैं वो एंगुलर होता है। एंगुलर मीन्स एट एन एंगल। ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज्ड कर दिया है, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो जाएगा। इसके लिए नील बोहर ने एक इक्वेशन को दिया दैट mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब ये mvr क्या है, ये देखिए mvr जो है ये पूरा का पूरा आपके एंगुलर मोमेंटम को बताता है, दैट इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr। ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। r है उसका रेडियस, क्योंकि ऑर्बिट है, सर्कुलर है, सर्कल है तो रेडियस तो होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पर दूसरी तरफ लिखा है nh/2π, यानी ये h/2π, 2π तो कांस्टेंट है और h भी एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट। और n क्या है, यहाँ पर n इंटीजर्स हैं, मतलब इसी के मल्टीपल की फॉर्म में होंगे h के। h क्या है, h/2π के, ये क्या है h, प्लैंक कांस्टेंट है, तो h/2π भी एक तरह का कांस्टेंट बन जाएगा।
ठीक है। तो यानी आप क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू, कि उसकी कुछ ही वैल्यूज़ होंगी। या तो उसकी वैल्यू होगी h/2π, अगर n को आप 1 पुट कर देते हो तो h/2π होगी, वरना n को अगर आप 2 पुट करते हो तो 2h/2π हो जाएगी। यानी एक तो है h/2π और दूसरी वैल्यू है 2h/2π। इसके बीच में और कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। या तो ये वाली वैल्यू, अदरवाइज ये, अदरवाइज नेक्स्ट वन, लाइक दैट। सो इट मीन्स कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यूज ही हैं इसकी। सो दैट्स वाई यू कैन से कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो चुका है। सो अब यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं हम, बोहर के फिफ्थ पोस्टुलेट पे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इन देयर लोएस्ट, देखिए लोएस्ट स्टेट को नॉर्मल एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, देखिए चाहे लोएस्ट बोल दीजिए चाहे नॉर्मल बोल दीजिए, ठीक है, वो अपने उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन कॉन्टिन्यूसली। That is in accordance with the Planck quantum theory. Thus, this state of an atom is called normal or ground state. तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया बोहर के द्वारा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जो है लोएस्ट एनर्जी में होगा वो, या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, तो उसको आप नॉर्मल एनर्जी स्टेट बोलेंगे, या उसको ग्राउंड एनर्जी स्टेट आप बोल देंगे, या ग्राउंड स्टेट सिंपली आप बोल देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। यानी रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो यहाँ नहीं आया, क्योंकि बोहर ने ये एक्सप्लेन किया कि वो फर्दर एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज़ नहीं होती है, उसके लिए आपको फिक्स एनर्जीज चाहिए, कि या तो वो फिक्स एनर्जी ही लूज़ करेगा, ये नहीं कि वो कोई भी एनर्जी इट कैन लूज़, नो, ओनली फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के को ये सपोर्ट करता है। किस तरह से? क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी यही कहता है कि जो एनर्जी है आपकी, वो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस है, नो, एनर्जी इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, बट एनर्जी इज़ डिस्क्रीट, ठीक है, वो पैकेट के फॉर्म में होती है। या तो आपकी एनर्जी जो है वो आपका क्या होता है कि एच न्यू, वहाँ पे फॉर्मूला था ना, इज इक्वल टू एच न्यू, तो उसी के मल्टीपल के फॉर्म में इज इक्वल टू एन एच न्यू करके आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, तो उसी का ही मल्टीपल होती है वो, ठीक है। तो यानी उस चीज़ को ये सपोर्ट करती है आपकी बोहर थ्योरी, ठीक है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सॉरी नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन कॉन्टिन्यूसली। सो ये जो आपका एनर्जी बताया गया इलेक्ट्रॉन का, जो अपनी लोएस्ट स्टेट में है या लोअर स्टेट में है, इसको नॉर्मल स्टेट भी बोला आपने या ग्राउंड स्टेट बोल दिया। वैसे ही आपका जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है वो है एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब यहाँ पर बात आती है कि एनर्जी एमिट कब हो और एब्जॉर्ब कब हो, तो एक एक करके दोनों बताते हैं। जैसे अगर एनर्जी आपको अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा वो पहले या नॉर्मल स्टेट में, वहाँ से वो जंप करेगा ऊपर वाली स्टेट में, हाईयर स्टेट में चला जाएगा। हाईयर स्टेट में जाकर वो क्या करेगा, अब जो लोअर स्टेट है या नॉर्मल स्टेट है उसको आप ग्राउंड स्टेट बोलते हो, और जो हाईयर एनर्जी वाली स्टेट होगी उसको आप एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, ठीक है। ये कब एक्साइट करेगा? जब आप उसको एनर्जी दोगे। एनर्जी कहाँ से दोगे आप? ठीक है, एनर्जी आप देकर चल सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? जैसे आपने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो उसमें आपने हाइड्रोजन गैस को एक कैथोड ट्यूब में डाल के बाहर से आपने क्या किया था, एक बहुत ही हाई पोटेंशियल बैटरी, एक बहुत ही बड़ी बैटरी आपने बाहर से लगाई थी, तो उसी को एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप बोल सकते हो। या फिर टेम्परेचर बढ़ा के, ये एनर्जी आप टेम्परेचर बढ़ा कर भी एटम को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एनर्जी वो अब्जॉर्ब तब करेगा जब आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो हाईयर स्टेट में है तो वो लोअर स्टेट में भी आएगा, उस टाइम वो एनर्जी लूज़ करेगा। या तो आप एनर्जी दे रहे हैं तो उस एनर्जी को लेकर वो हाईयर स्टेट में चला जाएगा, अगर वो हाईयर स्टेट में ही है तो वो ज़्यादा देर हाईयर स्टेट में नहीं रहता, फिर वो दोबारा से उतनी ही एनर्जी को लूज़ करके दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। बिकॉज ग्राउंड स्टेट में एटम जो होता है वो आपका स्टेबल रहता है,
ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार से आपको रीड करके बता देता हूँ। 6th postulate है that energy is emitted or absorbed only when electron jump from one orbit to another. For example, when energy is supplied to an atom by subjecting it to electric discharge, ये बताया मैंने आपको, और higher temperature, an atom may jump from its normal energy level, which is also called the ground state, to some higher energy level by absorbing a definite amount of energy. ठीक है, जैसे कि आपको पीछे बताया था कि जो एनर्जी है ये डेफिनेट है, कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही वो अब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब ये एनर्जी कितनी होगी, तो इसको हम शो करते हैं दैट डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी जिस स्टेट से जिस स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उन दोनों एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर वो एनर्जी होगी जितनी वो अब्जॉर्ब या एमिट करेगा। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझें कि ये कैसे होगा। तो डायग्रामेटिकली देखिए, वहाँ पर मैंने एक एटम बना दिया है, बीच में मैंने न्यूक्लियस शो किया है, और मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है अभी K शेल में है, उसके बाद आती है L शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी लोएस्ट शेल में, शेल भी बोलते हैं इसको, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं आप, तो ये सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में है या लोएस्ट स्टेट में है, तो यानी K ऑर्बिट को या K शेल को आप ग्राउंड स्टेट बोल देंगे इस इलेक्ट्रॉन की। अब इसको मैंने बाहर से एनर्जी दी, ठीक है, वो एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में दी या मैंने टेम्परेचर बढ़ा के दी, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक ही चांस है कि वो K से L में जाए, ठीक है, K से वो L में जाएगा, या फिर L के बाद M है वहाँ भी वो जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी आपने उसको दी है। अगर मैंने उसको इतनी एनर्जी दी है तो वो K से L में अगर वो चला गया, तो यानी आपने बाहर से कितनी एनर्जी दी, आपने इसमें जो एनर्जी दी है वो इन दोनों एनर्जी जो लेवल्स बनाए हुए हैं आपने, K लेवल बनाया है, एक L लेवल बनाया है, ठीक है। अगर K की एनर्जी को मान लीजिए E1 है, क्योंकि K का नंबर 1 होता है तो इसलिए इसकी एनर्जी को मैंने E1 नाम दे दिया, और L जो है उसकी एनर्जी जो है आपकी, उसका नंबर 2 है, तो उसकी एनर्जी मैंने E2 बोल दिया। सो यहाँ पर जो आप एनर्जी बाहर से दे रहे हैं वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स, यानी E2 माइनस E1 के बराबर होगी वो एनर्जी जो आपने बाहर से दी है। या फिर अगर ये पहले ही E2 स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम।